इसकी ज़रा संरचना की बात करेंगे आज। सोलर सेल होते क्या हैं और कैसे ये काम करते हैं सोलर सेल्स, और इनका उपयोग छोटे छोटे कैलकुलेटर से लेके, उसमें भी आपने देखा होगा 4-5 सोलर सेल लगे रहते हैं कि सैटेलाइट वगैरह होते हैं, उसमें भी हम सोलर सेल लगाते हैं, क्योंकि वहाँ पर हम डीजल तो रोजाना भेज नहीं सकते ना, इलेक्ट्रिसिटी का कोई तार तो भेज नहीं सकते, कोई इन्वर्टर कोई बैटरी इतनी बड़ी नहीं लगा सकते जो वहाँ पर कई सालों तक उस सैटेलाइट को चला सके। तो वो सोलर एनर्जी पे ही काम करती है। समझ में आ रही है मेरी बात? तो आपको ये जरूर पता होना चाहिए कि सोलर सेल काम कैसे करता है। एक इफेक्ट होता है लाइट का। देखो सोलर से आपको दो चीज़ें मिलती हैं। सोलर मतलब सूर्य, सौर से आपको मिलती है हीट और मिलती है लाइट। किसी को कोई शक है इसमें? ओके, हीट से भी हम कुछ उपयोग ले लेते हैं, जैसे पानी को गर्म कर लेना, खाना बना लेना, उसको सोलर कुकर कहते हैं, लेकिन ये ज़्यादा वो नहीं हुआ है, मतलब ऐसे प्रसिद्धि इसको प्राप्त नहीं हुई है, बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं कर पाए हम इसको, क्योंकि बहुत देर लगती है। ठीक है ना, हमें पानी एकदम गर्म चाहिए तो हम ऐसा नहीं हो सकता कि पहले 1 घंटे उसको सोलर हीटर के नीचे रखें और सूरज की गर्मी से हम उस पानी को गर्म करें, काफ़ी देर लगती है। हमारे पास और तरीके हैं, तो जल्दी करने के चक्कर में हम इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा हम नहीं कर पाते। लेकिन सोलर लाइट का एक असर होता है, इसका लाइट का एक असर होता है, उसको हम कहते हैं फोटो इलेक्ट्रिक। फोटो मतलब फोटोन, जो लाइट आ रही है वो बंडल्स होते हैं एनर्जी के, उनको हम फोटोन्स कहते हैं। वहीं से ये शब्द निकला फोटो, कि जब भी लाइट पड़ेगी फोटोन्स पड़ेंगे किसी खास मटेरियल पे। वो मटेरियल ही हम समझने वाले हैं आज, सेमीकंडक्टर्स हैं वो। जब किसी खास मटेरियल पे, किसी खास तरीके से बनाए गए किसी मटेरियल पे जब ये लाइट पड़ती है तो उसके अंदर से इलेक्ट्रॉन निकलने लगते हैं। इस असर को ही हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं, यानी कि लाइट की वजह से हमें बिजली प्राप्त हो रही है, विद्युत प्राप्त हो रही है। ठीक है, तो हम सोलर वाले यहाँ रहेंगे, इसमें रहेंगे, और ये एक ग्रीन जॉब है। इसमें कोई मूविंग पार्ट नहीं होता, इसमें कोई पॉल्यूशन नहीं होता, इसमें कोई शोर शराबा नहीं होता है। ये एक बार लगा दो तो चलता रहता है, क्योंकि रोजाना सूर्य निकलेगा और रोजाना आपको विद्युत मिल जाएगी। क्लीन ऊर्जा, ग्रीन ऊर्जा, हमारे पर्यावरण को कोई नुकसान नहीं, और हमें कोई चीज़ कोयला वोयला हमें जलाना नहीं पड़ रहा है, राइट। तो हमारे पृथ्वी का तापमान ऐसे बढ़ नहीं रहा है। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ रही है सबको? ठीक है, तो आज हम सोलर सेल के मटेरियल की बात करेंगे। सोलर सेल कुछ नहीं है, एक डायोड की तरह आप इसको समझ सकते हो। इलेक्ट्रॉनिक का एक आइटम है डायोड, और डायोड्स में ज़्यादातर हम डायोड को बनाने के लिए सिलिकॉन का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, सेमीकंडक्टर्स जो हैं वो 3 तरीके की चीज़ें होती हैं सेमीकंडक्टर्स, उसमें सबसे ज़्यादा जो इस्तेमाल किया जाने वाला है वो सिलिकॉन है, और सिलिकॉन आपके रेत से मिलता है। यही है सिलिका, रेत। इसको 2000 डिग्री सेंटीग्रेड पे जब हम कोयले के साथ या जब हम पकाते हैं तो ये सिलिकॉन बन जाता है, मतलब वो सिलिकॉन जो हमें मटेरियल के तौर पे चाहिए होता है, जिससे हम सेमीकंडक्टर्स बनाते हैं। सेमीकंडक्टर्स जैसे डायोड, ट्रायोड, ट्रांजिस्टर्स, इन सब में ये इलेक्ट्रॉनिक आइटम जितने भी होते हैं। ठीक है, सिलिकॉन। अब इसको समझने के लिए थोड़ा ऐसे समझें, जैसे आपने केमिस्ट्री में ये पढ़ा होगा, अंदर न्यूक्लियस होता है, उसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं, बाहर इलेक्ट्रॉन घूमने लगते हैं। पहले ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा नहीं हो सकते, दूसरे ऑर्बिट में 8 से ज़्यादा नहीं हो सकते, ठीक है ना, और आखिरी ऑर्बिट में भी 8 से ज़्यादा नहीं हो सकते, सेकंड लास्ट ऑर्बिट में 18 से ज़्यादा नहीं हो सकते। ये आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा कहीं, 11th-12th में कहीं पढ़ा होगा, राइट। ओके, तो अब एक सिलिकॉन है, उसका केमिकल, उसका एटॉमिक नंबर है 14। सिलिकॉन धातु जो है, धातु नहीं है ये, अधातु भी नहीं है, ये धातु और अधातु के बीच में, इसको मेटलॉइड कहते हैं। इसमें कुछ गुण धातुओं के होते हैं, कुछ गुण अधातुओं के होते हैं। तो सिलिकॉन का जो एटॉमिक नंबर है वो है 14। 14 को अगर हम, इसके इलेक्ट्रॉन भी 14 होंगे, इसमें 14 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो 14 इलेक्ट्रॉन को अगर हम इसमें अरेंज करना चाहें तो पहले ऑर्बिट में 2 गए, दूसरे ऑर्बिट में 8 गए, आखिरी ऑर्बिट में कितने गए, कितने बचे? 4, करेक्ट। तो 4 इलेक्ट्रॉन आखिरी ऑर्बिट में गए। आपने ये भी सुना होगा कि अगर कोई अपने आखिरी ऑर्बिट में 8 कर लेता है इलेक्ट्रॉन, तो वो नोबल गैस जैसा हो जाता है, मतलब वो बहुत ही इनएक्टिव हो जाता है, उसका पेट भर जाता है, वो किसी के साथ रिएक्शन करना नहीं चाहता है। नोबल गैस जितनी होती हैं, आर्गन, नियोन, क्रिप्टॉन, ये सब आपकी नोबल गैसेज है। इनके आखिरी ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, चाहे वो आखिरी ऑर्बिट तीसरा हो या चौथा हो या 5वां हो। आखिरी ऑर्बिट में अगर 8 इलेक्ट्रॉन है तो वो हमारा जो मटेरियल है या एलिमेंट है वो इनर्ट हो जाता है। इनर्ट मतलब इनएक्टिव हो जाता है, वो किसी के साथ कोई रासायनिक प्रक्रिया नहीं करना चाहता है। अब इसके पास 4 हैं, इसे ये समझ नहीं आ रहा कि ये 4 दे दे तो 8 रह जाएंगे ना आखिरी ऑर्बिट में, या ये 4 ले ले तो भी 8 हो जाएंगे। तो इसे ये समझ नहीं आ रहा कि हम, इसीलिए इसको हम सेमीकंडक्टर बनाने में ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। तो ये तो है सिलिकॉन। अब सिलिकॉन में हम कुछ डोपिंग करते हैं, ये शब्द इंपॉर्टेंट है, डोपिंग। डोपिंग मतलब मिश्रण, मिलावट करते हैं। सिलिकॉन में किसी चीज़ की मिलावट करते हैं। अगर हमने उसकी मिलावट कर दी किसी ऐसे एलिमेंट के साथ जिसमें आखिरी के 4 ना होकर 3 हैं, आखिरी में 4 ना होकर 3 हैं, जैसे एल्युमिनियम। एल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर है 13, तो आप समझ जाओगे आखिरी में 4।
आखिरी में 3 रह जाएंगे ना 3। जैसे बोरोन का एटॉमिक नंबर है 5, पहले ऑर्बिट में 2 गए, आखिरी और फिर दूसरे ऑर्बिट में 3 आ जाएंगे। ये बात समझ में आ रही है? तो किसी भी ऐसे एलिमेंट की हम इसमें डोपिंग करते हैं, होने चाहिए थे 8, लेकिन जो मटेरियल आया उस पर 3 है, यानी कि एक कम है। ऐसा लगेगा जैसे एक इलेक्ट्रॉन अगर और होता तो हमारे 8 पूरे हो जाते दोनों का मिला के, क्योंकि कोवेलेंट बॉन्ड बना सकते हैं ना, शेयरिंग कर सकते हैं। 8 इसके मतलब 4 इसके और 4 इसके, दोनों के 8, ऐसा लगेगा दोनों को कि मेरे पास 8 हो गए, पर एक इलेक्ट्रॉन की कमी रह गई। उस एक इलेक्ट्रॉन की कमी को हम ऐसा मानते हैं जैसे वो होल बन गया। क्या बन गया? होल मतलब एक ऐसी जगह जहां पर इलेक्ट्रॉन आके बैठ सकता है, ठीक है ना। हम उसको पॉजिटिव चार्ज की तरह परसीव कर सकते हैं कि वो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करना चाह रहा है अपने 8 पूरे करने के लिए, दोनों मिला के अपने 8 पूरे कर लें शेयरिंग वाले तरीके से, तो हम इसको होल की तरह देखते हैं। ये बात समझ में आई? तो जब भी हम इस तरीके के किसी एलिमेंट की हम डोपिंग करेंगे सिलिकॉन में, तो वो हमें पी टाइप सेमीकंडक्टर देगा। पी टाइप सेमीकंडक्टर यही लिख दूं? इसकी डोपिंग करने में हमें प्राप्त होता है पी टाइप सेमीकंडक्टर। ये बात समझ में आ गई? फिर हम सिलिकॉन की डोपिंग करते हैं एक ऐसे मटेरियल से जिसके आखिरी में हो 5 इलेक्ट्रॉन हो, जैसे फॉस्फोरस का हमारे पास एटॉमिक नंबर है 15, फॉस्फोरस। जब हम फॉस्फोरस की डोपिंग करेंगे तो सिलिकॉन के पास बैठेगा फॉस्फोरस, सिलिकॉन के पास 4 हैं, उसके पास 5 हैं आखिरी ऑर्बिट में, फॉस्फोरस के पास 5 हो जाएंगे ना भाई, 10 तो यहाँ तक हो गए, तो 15 में से 10 गए, 5 बचेंगे ना आखिरी वाले में। तो 5 उसके पास है, तो ऐसा लगेगा जैसे एक इलेक्ट्रॉन फालतू हो गया। 4 तो हम दोनों ने शेयरिंग कर ली, 8 हो गए, एक इलेक्ट्रॉन फालतू हो गया हमारे पास। तो ये हमारा जो बनाएगा, इसकी डोपिंग अगर हम करेंगे फॉस्फोरस की, तो हमारे पास प्राप्त होगा एन टाइप, मतलब नेगेटिव टाइप। एक इलेक्ट्रॉन फालतू है जो देना चाह रहा है। तो इलेक्ट्रॉन हमें कहां से मिलेंगे? यहां से मिलने वाले हैं। प्राइमरीली इलेक्ट्रॉन हमें यहां से मिलने वाले हैं, या एक डिप्लीशन जोन है जो अभी मैं आगे बताने वाला हूं आपको, वहां से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं और हमारे सर्किट में एक विद्युत का प्रवाह करते हैं। ठीक है, मैं ये नहीं कहूंगा कि इलेक्ट्रॉन बह के पूरे सर्किट में जाते हैं, ऐसा नहीं होता है आमतौर, मतलब ऐसा नहीं होता जैसे हम लोग समझते हैं ना कि इलेक्ट्रॉन बहना शुरू हो गया नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ तो सारे इलेक्ट्रॉन बह गए। ऐसा नहीं होता है। इलेक्ट्रॉन की ड्रिफ्ट वेलोसिटी, इलेक्ट्रॉन अपनी जगह से लगभग नहीं हिलता है, बस एक एनर्जी है जो एकदम नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड बनती है, ऐसे होता है। इलेक्ट्रॉन कहीं नहीं भागता है, पर हमें लगता है कि इलेक्ट्रॉन चलता है तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिसिटी आती है। ये सत्य नहीं है बात, ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ रही है। पर अगर तुम वो भी समझ रहे हो, मुझे कोई आपत्ति नहीं है उसमें कि इलेक्ट्रॉन बहेंगे तो विद्युत बहेगी अपोजिट डायरेक्शन में, अगर आप ऐसा भी उसको समझ पा रहे हो मुझे कोई आपत्ति नहीं है, ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो अब तक किसी ने देखा नहीं, तो ना मुझे पता कि मैं क्या कह रहा हूँ, लेकिन कुछ हमने थ्योरीज बनाई, लॉज बनाए, उन पे एक्सपेरिमेंट करे, वो एक्सपेरिमेंट सही हो रहे हैं तो हम ये मान के चलते हैं कि हम सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। ठीक, यहाँ तक बात समझ में आ रही है? ऑलराइट। तो हमें ये समझ में आ गया कि 2 तरीके के हमारे पास मटेरियल हो सकते हैं, एन टाइप और पी टाइप। पी टाइप वो जो इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करेगा, जिसमें एक इलेक्ट्रॉन लेने की क्षमता है, और एन टाइप वो जो एक इलेक्ट्रॉन फालतू लिए बैठा है अपनी कॉलोनी के अंदर जहाँ पर वो डोपिंग करी है हमने। ये बात समझ में आ रही है? और इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकलेंगे? अगर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होना ही है, मतलब अगर लाइट की वजह से इलेक्ट्रॉन को निकलना ही है, तो इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकलेंगे? जहाँ इलेक्ट्रॉन की मतलब आबादी ज़्यादा है, तो वो एन टाइप से निकलेंगे, राइट? ये बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो अब आपने एन टाइप और पी टाइप में किसी को कोई सवाल हो तो पूछें, कोई दिक्कत इसमें? कैसे, किसको हम पी टाइप कह रहे हैं, किसको हम एन टाइप कह रहे हैं? डोपिंग की वजह से होता है। डोपिंग किस किस मटेरियल की होनी चाहिए? अब सोलर सेल की संरचना आप देखिए कुछ ऐसी होती है। हमने एक पी टाइप और एक एन टाइप जो भी हमने बनाया है, ये इनको हमने पास रखा, ऐसे जोड़ दिया, ठीक है। तो यहाँ पर पी टाइप में क्या है? यहाँ पर होल्स हैं, मैं मान लीजिए इनको होल्स की तरह ऐसे प्रदर्शित कर रहा हूँ, इसको होल्स कहते हैं, मतलब इसमें एक इलेक्ट्रॉन की इसको कमी महसूस हो रही है, अभी इसकी भूख है, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास आ जाए। और एन टाइप में हमारे पास अधिकता है इलेक्ट्रॉन्स की, क्योंकि सबके पास एक एक इलेक्ट्रॉन्स, जिस भी हमने डोपिंग करी है मटेरियल की, उसकी वजह से एक इलेक्ट्रॉन, कुछ इलेक्ट्रॉन हमें वहाँ पर फालतू दिखाई दे रही है। बात समझ में आ रही है? अब इस जंक्शन पे इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं पीएन जंक्शन। ये एक पीएन डायोड बन गया, आपका सोलर सेल एक पीएन डायोड ही है। आपने डायोड अगर देखे होंगे किसी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में, तो वो आपको किसी कैप्सूल अलग शक्ल की दिखाई दी होंगे, ये भी पीएन डायोड ही है। आप इसको ऐसे मान के चलें, क्योंकि इसका कार्यप्रणाली, वर्किंग प्रिंसिपल वही है पीएन डायोड का। इसको, इस बाउंड्री को हम क्या कहेंगे? पीएन जंक्शन। जंक्शन कहते हैं जो बाउंड्री होती है जहां पर आके मिलती है सारी चीजें।
और ये पी और एन टाइप मटेरियल का जंक्शन है, इसको हम पी एन जंक्शन कहेंगे। ठीक है, अब आगे इसको समझने की कोशिश करें। इस बाउंड्री पे क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन इधर आना चाहेगा क्योंकि इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, होल को, होल की तरफ आकर्षित होगा, होल में इलेक्ट्रॉन जाके बैठ सकता है, और ये होल इन इलेक्ट्रॉन्स की तरफ आकर्षित होंगे, ऐसा होगा ना। तो बीच में हमारे पास एक रीजन ऐसा आता है जिसमें ये इलेक्ट्रॉन और होल, होल के अंदर इलेक्ट्रॉन, होल के अंदर इलेक्ट्रॉन, होल के एक न्यूट्रल, न्यूट्रल मतलब जिसमें कोई चार्ज ना हो, क्योंकि इन दोनों ने एक दूसरे की भूख को पूरी कर दिया। इलेक्ट्रॉन कहीं बैठना चाह रहा था और होल्स के पास इलेक्ट्रॉन को बिठाने की एक जगह थी, तो इन्होंने आपस में मिला के इस एरिया में यहाँ पर कुछ चार्ज खत्म हो जाएंगे, मतलब एक दूसरे को डिप्लीट कर देंगे, खत्म कर देंगे, पॉजिटिव नेगेटिव वाले को और नेगेटिव पॉजिटिव वाले को, अपोजिट जो चीज़ें हैं वो एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देंगी, खत्म कर देंगी। जब हम खत्म करने की बात करते हैं उसको इंग्लिश में एक शब्द आता है डिप्लीशन, इसको हम डिप्लीशन जोन कहेंगे। इस एरिया को क्या कहेंगे, डिप्लीशन जोन। अभी ये कहानी थोड़ी सी और बाकी है, थोड़ी सी और बाकी है। जैसे जैसे यहाँ पर ये न्यूट्रल एटम्स कहो, वो इनकी वो तादाद बढ़ती चली जाएगी, तो इन लोगों का मूवमेंट इधर और इनका मूवमेंट इधर थोड़ा कम होता चला जाएगा। ये मानोगे आप या नहीं मानोगे? कुछ मतलब जैसे जैसे डिप्लीशन जोन, और ये बहुत कम थिकनेस में हो रहा है, ऐसा मत समझना कि ये कोई मिलीमीटर या सेंटीमीटर में हो रहा है, बहुत कम थिकनेस में ये खेल हो रहा है सारा का सारा। जितने, जब ये खाली एक जंक्शन था, एक लाइन थी, बाउंड्री थी, तब बहुत सारे जा रहे होंगे इधर, धीरे धीरे ये एरिया बढ़ता चला गया जिसमें बीच में वो बैठ गए जिनके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, वो चार्ज के नाम पर वो इनएक्टिव हैं, उनके पास कोई नेट चार्ज नहीं है, राइट। फिर भी क्या होगा, कुछ चीज़ें जो हैं वो इस तरफ, क्योंकि इसको धक्का तो इसी तरफ लग रहा है, इलेक्ट्रॉन तो इधर ही आना चाह रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन इधर आके कुछ बैठ जाते हैं और होल्स कुछ होल्स यहाँ बैठ जाते हैं, तो उससे एक इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में लगेगी, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है। ये वाले इस पूरी बाउंड्री को पार करके यहाँ पर ज़्यादा इनकी, इस खाली इस एरिया की बात कर रहा हूँ, डिप्लीशन जोन की, पूरे की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरे में तो यहाँ पर ज़्यादा है और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, यहाँ पर होल्स ज़्यादा हैं, लेकिन खाली इस डिप्लीशन जोन में क्या होगा, खाली इस डिप्लीशन जोन में क्या होगा कि यहाँ पर होल्स इकट्ठे हो जाएंगे, क्योंकि वो इस तरफ आना चाह रहे थे, अपनी टेंडेंसी की तरफ वजह से इस तरफ आना चाह रहे थे, इलेक्ट्रॉन उस तरफ जाना चाह रहे थे, तो कुछ इलेक्ट्रॉन्स एक्स्ट्रा इधर इकट्ठे हो गए और कुछ होल्स इकट्ठा इस बॉर्डर पे इकट्ठे हो गए, तो एक नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इस डिप्लीशन जोन में इस तरफ लगी है। ये बात समझ में आ रही बेटा? उसकी वजह से क्या होगा, इसके अंदर अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन होगा वो वापस इसी तरफ भागेगा। इलेक्ट्रॉन हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के अपोजिट भागता है, इलेक्ट्रिक फील्ड जिस तरफ होगी उसके अपोजिट इलेक्ट्रॉन भागेगा। समझ में आ रही बात? तो अगर इस पूरे एरिया में कोई इलेक्ट्रॉन निकला या फ्री हुआ और इस पूरे एरिया में अगर कोई इलेक्ट्रॉन हुआ जो कि हैं, तो वो लाइट के पड़ने से निकल सकते हैं अपने एटम से, फ्री इलेक्ट्रॉन्स हमें मिल सकते हैं। ये बात समझ में आ रही है? यहां से इलेक्ट्रॉन नहीं निकल सकते, इनको तो और इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तो लाइट किस तरफ पड़नी चाहिए, लाइट पड़नी चाहिए एन टाइप मटेरियल की तरफ। ये बात समझ में आ रही है आपको? लाइट इस तरफ से पड़नी चाहिए तो हमारे पास इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। इसलिए सोलर सेल को जब हम बनाते हैं तो एन टाइप ऊपर रखते हैं और पी टाइप नीचे रखते हैं। दूसरी बात, ये जो ऊपर वाला एन टाइप मटेरियल है आपका, इसकी थिकनेस हम बहुत पतली रखते हैं। क्यों रखते हैं? क्योंकि लाइट को डिप्लीशन जोन तक जाना पड़ेगा, कुछ इलेक्ट्रॉन हमारे यहाँ पर भी लग रहे हैं ना। अब जब यहाँ पर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे तो वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। रिपेल करेंगे मतलब सेम चार्ज एक दूसरे को रिपेल करता है। जब बहुत सारे इलेक्ट्रॉन इस एरिया में इकट्ठे हो गए, यानी कि इस पूरे एरिया में इकट्ठे हो गए, कुछ इलेक्ट्रॉन यहाँ पर थे जो इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ से वजह से इधर जाना चाह रहे थे, और कुछ ये एन टाइप मटेरियल होने की वजह से यहाँ पर तो इलेक्ट्रॉन आराम से निकल ही सकते हैं, उसी को फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की एक आबादी बढ़ जाएगी और वो आपस में रिपेल करेंगे एक दूसरे को। इधर वो नहीं जा सकते, इधर इसलिए नहीं जा पा रहे क्योंकि बीच में कुछ ऐसे हमारे पास पार्टिकल्स हैं जो कि इनएक्टिव हैं, ना वो किसी को अट्रैक्ट कर रहे, ना वो किसी को रिपेल कर रहे। ये बात समझ में आ गई ना? हम इनकी बात कर रहे हैं जो होल में इलेक्ट्रॉन आके बैठ गए थे। समझ में आ गई बात? तो हम इसको ऊपर की तरफ रखेंगे, सन जहां पर भी होगा वहां पर हम इसको रखेंगे। इसको अगर हम किसी तरह से यहाँ पे सर्किट से जोड़ दें तो इलेक्ट्रॉन का एक नेट फ्लो कहें या एक इलेक्ट्रिक फील्ड कहें, वो यहाँ पर डेवलप होगी। इसको हम नेगेटिव टर्मिनल कहेंगे, राइट? यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आते हैं और विद्युत इसके अपोजिट डायरेक्शन में बहेगी। विद्युत हमेशा इलेक्ट्रॉन के जो फ्लो की डायरेक्शन होती है उसके अपोजिट डायरेक्शन में हमारी करंट बहता है, आई। विद्युत इसके अपोजिट डायरेक्शन में रहेगी। यहाँ तक बात समझ में आ रही है? इस तरीके से हमारी ये सोलर सेल आपका काम करता है।
मेन प्रिंसिपल क्या है? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कि जब तक लाइट नहीं पड़ेगी ये इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकलेंगे, वरना वो अपने अपने एटम के साथ थे भाई। लेकिन वो एटम के साथ हैं तो, पर उनके पास एक इलेक्ट्रॉन, उनको भी पता है कि एक इलेक्ट्रॉन अगर निकल जाए तो हम इनर्ट हो सकते हैं, तो वो उस इलेक्ट्रॉन को बहुत ही कम एनर्जी पे छोड़ देते हैं। बहुत कम एनर्जी मिलने पे, जैसे लाइट उसके ऊपर पड़ी तो उसको छोड़ देते हैं, राइट। उसी को हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कह रहे हैं, और उसी सिद्धांत पे आपका सोलर सेल काम कर रहा है। आपको ये पीएन जंक्शन वाला मामला समझ में आ गया बेटा? इसकी कहानी समझ में आ गई, ठीक है। इसमें इंपॉर्टेंट बात यह है, डोपिंग करनी पड़ती है, तब हमारे पास पी और एन टाइप आते हैं। जब हम उनको दोनों को साथ रखते हैं तो बीच में एक डिप्लीशन जोन बनता है, अपने आप बनता है। और जब एन टाइप की तरफ से वो आती है, लाइट आती है, तो इस डिप्लीशन जोन में और एन टाइप में से हमारे पास फ्री इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, जो बाहर, अगर हमने बाहर से उनको सर्किट से जोड़ दिया, क्योंकि देखिए इस तरफ तो ये इलेक्ट्रॉन नहीं जा पा रहे हैं, बीच में इनको बैरियर मिल रहा है, इनके पास जाने का रास्ता नहीं मिल रहा। अगर हमने वो रास्ता इनको दे दिया, वहां से इलेक्ट्रॉन निकलने लगे। अगर आपने सोलर सेल को सीरीज में जोड़ा, अगर कनेक्शन आपने सीरीज में करेंगे, किसके कनेक्शन इन सीरीज, अगर सोलर सेल्स को आपने, क्योंकि एक सोलर सेल से तो कुछ नहीं होने वाला, एक सोलर सेल से कुछ नहीं होने वाला, बता रहा हूँ। उसकी एक सोलर सेल की ज़्यादा से ज़्यादा जो वोल्ट आपको प्राप्त होती है, आधी वोल्ट, 0.5 भी नहीं होती, 0.45 या 0.4 ऐसी वोल्टेज एक सोलर सेल बनाता है। तो इतनी छोटी जो हमारी वोल्टेज है वो तो हमारे किसी काम नहीं आती, तो हमें वोल्टेज को बढ़ाना पड़ता है। वोल्टेज को बढ़ाने के लिए हमें कनेक्शन सीरीज में करने पड़ते हैं, इसमें वोल्ट्स ऐड हो जाती हैं, वोल्ट्स ऐड अप हो जाती हैं। तो अगर आपको वोल्टेज को ऐड करना है, वोल्टेज को क्यों ऐड करना है? क्योंकि कम वोल्टेज पे आपकी बैटरी चार्ज नहीं होगी। अगर आपने पैरेलल में जोड़ा तो आपका एम्पियर ऐड हो जाएगा और वोल्टेज कांस्टेंट रहेगी। जैसे घरों की वायरिंग में नहीं होता यार, घरों की वायरिंग आप पैरेलल में करते हैं तो वोल्टेज कांस्टेंट रहती है, वोल्टेज ऐड नहीं होती, ना घटती। और अगर सीरीज में करोगे तो वोल्टेज घटती चली जाएगी, अगर आप सीरीज में करोगे तो वोल्टेज बढ़ती चली जाएगी या घटती चली जाएगी, डिपेंड करेगा कि आप वोल्टेज को खा रहे हैं या वोल्टेज को बैटरी में दे रहे हैं। तो वोल्टेज ऐड अप होती चली जाएगी। अलजेब्रिक यानी कि बीजगणित इनका सम होता है। अगर आपने सीरीज में जोड़ दिया तो वोल्टेज जुड़ेगी, और अगर पैरेलल में जोड़ दिया तो एम्पियर जुड़ेगा, वोल्टेज कांस्टेंट रहेगी। बात समझ में आ रही है बेटा? ओके। तो जब हम इनको सीरीज में जोड़ते हैं, एक सेल तो हमारे किसी काम का नहीं है, ये भी पॉइंट आप लिख लीजिए, वैसे तो वीडियो में आ ही जाएगा। एक सोलर सेल उत्पन्न करता है लगभग अप्रॉक्सीमेटली 0.45 वोल्ट्स। एक सोलर सेल इतना वोल्टेज उत्पन्न करता है। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ, सोलर सेल की एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा नहीं है। हमारे इलेक्ट्रिक जो सिस्टम होते हैं ना, उनकी एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा होती है सोलर सेल के मुकाबले। मतलब जितनी एनर्जी हम यूज़ कर रहे हैं विद्युत बनाने के लिए और कितनी विद्युत हम बना पा रहे हैं, वो एनर्जी काफ़ी, उसकी एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा होती है, इसकी बहुत कम होती है। सोलर सिस्टम की एफिशिएंसी अगर आप 20% ले लें, 23% ले लें, 25% ले लें, तो बहुत बड़ी बात, मतलब अच्छी है, बहुत बड़ी बात तो नहीं कहूँगा, अच्छी है। फिर भी हम इनके ऊपर क्यों ध्यान दे रहे हैं? क्योंकि इससे एनर्जी उत्पन्न करने में हमें कुछ करना तो नहीं पड़ रहा ना, हमें कोयला नहीं जलाना पड़ रहा, हमें खदानों में से कोयला नहीं निकालना पड़ रहा, ये तो फ्री की है, ये फ्री है। और ये एफिशिएंसी इतनी कम क्यों है वो समझ लीजिए, क्योंकि सूरज की जितनी एनर्जी आ रही है उसमें से हम कितने प्रतिशत बिजली बना पा रहे हैं उस एनर्जी का, वो इतना ही है। वो क्यों है? एक तो सूरज की रोशनी रिफ्लेक्ट होकर चली जाएगी, तो जो वापस जा रही है उसके साथ भी तो कुछ एनर्जी जा रही होगी ना, तो ज़्यादातर एनर्जी तो वहाँ चली गई। और कुछ यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन, लाइट के पड़ने से जो इलेक्ट्रॉन निकले, आसपास उसे कोई होल मिल गया तो वो उसमें बैठ जाएंगे, वो उसको न्यूट्रल कर देंगे, तो वो सर्किट का हिस्सा नहीं बन पाएंगे ना इलेक्ट्रॉन। ऐसा भी होता है, क्योंकि वहीं पर बहुत सारा खेल चल रहा है। और ये सिर्फ थ्योरी है, इस ऐसी थ्योरी जो एक्सपेरिमेंट करने पे बिल्कुल सही रिजल्ट दे रही है, इसलिए इसको माना जा रहा है। मैं फिर आपको बता दूं, इलेक्ट्रॉन को बहते हुए देखना किसी के बस की बात नहीं है। मतलब कोई नहीं देख पा रहा है कि इलेक्ट्रॉन बह रहा है, बस इलेक्ट्रॉन का एक हमने वो छोड़ दिया, अब वो कैसे बह रहा है किसी को नहीं पता। ये पता है कि इलेक्ट्रॉन भाग रहे हैं कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड में, कहीं भाग रहे हैं, कहीं हो सकते हैं इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की पोजीशन और उसका वेग एक साथ बता देना, ये बड़ा मोमेंटम कहते हैं उसको, मोमेंटम और उसकी पोजीशन एक साथ बता दें, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। इसको हम अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल कहते हैं, वो आपने पढ़ी भी होगी 11th क्लास में, तो वो तो कोई नहीं बता सकता। ये सिर्फ कुछ ऐसे तरीके हैं जिससे हमारे सारे के सारे फॉर्मूले और एक्सपेरिमेंट सिद्ध हो रहे हैं, हल हो रहे हैं, इसलिए हमने इनको मान रखा है कि ये ऐसे ही हो रहा होगा, वरना इलेक्ट्रॉन को बहते हुए किसी ने नहीं देखा भाई। ये बात समझ में आ रही है? ठीक है। तो एक सोलर सेल में
0.45 वोल्ट के करीब हमारे पास वोल्टेज उत्पन्न होती है। अब हमें ये वोल्टेज तो हमारे किसी काम की नहीं है, हमें तो वोल्टेज ज़्यादा चाहिए, तो हम कई सारे सोलर सेल्स को सीरीज़ में जोड़ेंगे। हमें वोल्टेज बढ़ानी है, कहाँ जोड़ेंगे? सीरीज़ में। तो हमने बहुत सारे सोलर सेल को ऐसे 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 सीरीज़ में जोड़ दिया। सीरीज़ में जोड़ने का मतलब क्या है? नेगेटिव पॉजिटिव में जुड़ेगा, पॉजिटिव नेगेटिव में जुड़ेगा, ऐसे सीरीज़ ऐसी बनती है ना। तो हमने इसको सीरीज़ में जोड़ा, लगभग 60 से 70 हम एक बार में जोड़ते हैं सारे सीरीज़ में। ये सारे सीरीज़ में जुड़े होंगे, चाहे ऊपर नीचे लग रहे हैं, आगे पीछे लग रहे हैं, लेकिन सीरीज़ में जुड़े होंगे। कनेक्शन से पता चलता है कि चीज़ें पैरेलल में जुड़ी हैं या सीरीज़ में। हो सकता है देखने में आपको ऐसा लग रहा हो पैरेलल जुड़ रही है, पर इसका नेगेटिव इसके पॉजिटिव से जुड़ के फिर ये लाइन ऐसे बन रही होगी, ये कनेक्शन ऐसे बन रहा होगा। समझ में आ रही बेटा? तो लगभग 60 से 70 हम एक साथ जोड़ देते हैं, और जब इसको जोड़ के एक हम युक्ति बनाते हैं या एक कोई चीज़ हमारे सामने आ गई, उसको हम कहते हैं मॉड्यूल। क्या कहते हैं भाई? ये सोलर सेल का एक मॉड्यूल कहलाता है। और इससे उत्पन्न होने वाली वोल्टेज लगभग 30 वोल्ट होगी, क्योंकि 60 हमने जोड़ दिए, जब 60 हमने सीरीज में जोड़ दिए और एक आधा बना रहा है, 60 से 70 जोड़ते हैं ना, तो एक आधी वोल्ट बना रहा है, तो 60 मिला के कितनी बना देगा? 30। समझ में आ रही ना बात? तो हमारे पास एक मॉड्यूल आता है सोलर सिस्टम का, जो लगभग 30 वोल्ट के करीब, 30 से 32 वोल्ट बनाता है। यहाँ तक बात समझ में आ गई? अब इस मॉड्यूल को हम फिर सीरीज में जोड़ते हैं, एक के बाद एक मॉड्यूल यो, एक दूसरा इसके साथ, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, ऐसे डिपेंड करता है आप कितने वॉट का, किस कैपेसिटी का सोलर पैनल बनाना चाह रहे हो। जब बहुत सारे मॉड्यूल एक साथ जुड़ जाते हैं और जो आपके पास प्राप्त होता है उसको हम कहते हैं सोलर पैनल। ये बात है। जब इस मॉड्यूल को हम सीरीज में बांध देते हैं तो हमारे पास एक सोलर पैनल आता है। जब उन सोलर पैनल को हम इकट्ठा एक के बाद एक लगाते हैं तो हम उसको एरे कहते हैं। एरे मतलब एक रो, एरे होता है एक के बाद एक कोई चीज़ आपने लगा रखी है क्रमबद्ध। और जब इस एरे को सीरीज में और पैरेलल में लगाते हैं तो पूरा सोलर सिस्टम बनता है। ठीक है, इसमें और कौन कौन सी चीज़ें आएंगी वो अभी बात की बात है, क्योंकि इसमें इन्वर्टर आएगा, चार्ज कंट्रोलर आएगा, इसमें बैटरीज आएंगी, इसमें बहुत सारे पीएलसी कंट्रोल आएंगे जो सिंक्रोनाइज करेंगे आपको अगर ग्रिड के साथ जोड़ना है। धीरे धीरे समझ में आएंगी सारी बातें। ठीक है, तो जब भी हम सीरीज में जोड़ेंगे तो वोल्ट ऐड हो जाएंगी, जब भी हम पैरेलल में जोड़ेंगे सोलर किसी भी सिस्टम को तो हमारा वोल्टेज कांस्टेंट रहेगी, वोल्टेज नहीं बदलेगी और आपका करंट एडअप होने लगता है। ठीक है, डीसी बनाएगा आपका सोलर सिस्टम, हमेशा डीसी बनाएगा। अगर आपको एसी एप्लियंसेस में इसको इस्तेमाल करना है, एसी के उपकरण को चलाना है, तो आपको इन्वर्टर की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, अगर आपने डायरेक्ट कोई ऐसा सिस्टम बना रखा है कि जब ये कनेक्शन पूरा हो, विद्युत बने, तो हमारा काम चल जाए, तो आप वैसा सिस्टम भी बना सकते हैं। आप ऐसा सिस्टम भी बना सकते हैं कि जब सूरज चमक रहा हो तो हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी स्टोर हो जाए, क्योंकि डीसी को आप बैटरी में स्टोर कर सकते हैं, और जब हमें आवश्यकता हो शाम वाम को तो हम चला सकते हैं। ऐसे सिस्टम भी बन सकते हैं कि आप कहें कि मैं तो सरकार को बेचूंगा, ग्रिड में डालूंगा बिजली जो हम बनाऊंगा, और फालतू बिजली मैं यूज़ करूंगा, जो बच जाएगी या जितनी मेरे पास फालतू है वो मैं दे दूंगा। इसको ऑनलाइन सोलर सिस्टम कहते हैं। जब हम डायरेक्ट ग्रिड के साथ कनेक्ट होते हैं और हमारी विद्युत जो बन रही है वो ग्रिड की विद्युत के साथ सिंक्रोनाइज की जाती है। एक पॉइंट ऑफ इंटरेक्शन होता है जिसको सब स्टेशन कहते हैं, सब स्टेशन के द्वारा ये करी जाएगी। ठीक है, ग्रिड से कैसे जोड़ेंगे, ऐसे तार लगा के नहीं जोड़ेंगे, उसका एक पूरा सिस्टम बनाया जाएगा, और वो आमतौर पर सोलर प्लांट में बनाया जाता है। इंडिविजुअल उसमें बना दिया जाता है, उसमें नेट मीटरिंग लग जाती है। ये धीरे धीरे आपको सारी बातें समझ में आएंगी, जब मैं समझाऊंगा उसको आएंगी। और इनका मिक्सचर भी हो सकता है कि आप घर के लिए भी यूज़ करना चाह रहे हैं, बाहर भी देना चाह रहे हैं, और उसको हाइब्रिड सिस्टम कहेंगे। तो हर तरीके के सिस्टम बन जाते हैं। वो डिज़ाइनर का काम है, जो भी आपका सोलर सिस्टम डिज़ाइन करेगा वो देखेगा कि किस जगह के लिए कौन सा सिस्टम ज़्यादा सूट कर रहा है, ताकि हमारे कस्टमर की रिक्वायरमेंट पूरी होती रहे। चलिए इस वीडियो में एक चीज़ और बता देता हूँ जो इंपॉर्टेंट है। देखिए, आपको ये तो पता है हमारी अर्थ जो है इक्वेटर, भूमध्य रेखा जिसको हम कहते हैं, और उसके ऊपर कर्क रेखा, उसके नीचे मकर रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न उसको इंग्लिश में कहते हैं। लगभग 23.5 डिग्री नॉर्थ, 23.5 डिग्री साउथ ऐसे जाती है, ये आपको पता है। और हमारी अर्थ थोड़ी सी मतलब ऐसे झुकी हुई है, उसका एक्सिस सीधा नहीं है, थोड़ी झुकी हुई है। तो वो सूरज मान लीजिए हमारे यहाँ है, ये आपका सूर्य है, तो इसकी लाइट सीधी कहाँ पड़ेगी? भूमध्य रेखा पे। अगर आप भूमध्य रेखा पे जाएंगे तो आपको सूरज अपने सर के ऊपर से गुजरता हुआ दिखाई देगा। पर यहाँ पर कभी आपको सूरज अपने सर के ऊपर से गुजरता दिखाई नहीं देगा, क्योंकि हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में हैं। तो सूरज यहाँ से गुजर रहा होगा, मतलब पृथ्वी जब घूम रही है तो सूरज सर पे यहाँ पर होगा, इस भूमध्य रेखा पर होगा ना। हमसे वो कहाँ की तरफ दिखाई देगा? ये साउथ है, ये नॉर्थ है। हमसे किस तरफ दिखाई देगा? वो साउथ की तरफ दिखाई देगा। अब इधर पहाड़ है तो नॉर्थ है ना। आप जब भी देखेंगे सूरज आपको ऐसे नहीं जाता दिखाई देगा, थोड़ा ऐसे जाता दिखाई देगा, साउथ की तरफ से जाता दिखाई देगा, दक्षिण की तरफ से दिखाई देगा। ठीक है ना।
तो जितने भी सोलर प्लांट लगेंगे, अब समझने की बात यह है कि ज़्यादा सूरज कहाँ चमक रहा है, इस एरिया में चमक रहा है, भूमध्य रेखा से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में। यहाँ सबसे ज़्यादा गर्म रहता है हमारे पृथ्वी का तापमान, बाकी तो बर्फ और ठंडे देश है ना, गर्म देश तो यही है ना सारे के सारे। ये बात समझ में आ रही बेटा? तो सोलर का जितना भी खेल ज़्यादा होने वाला है वो इन एरियो में, इन देशों में होने वाला है, जिसमें हमारा देश भी आता है, ठीक है। और ये पूरे विश्व के लिए अच्छा है कि हम पृथ्वी के तापमान को बढ़ने से रोकेंगे इस तरीके से। तो ग्रीन एनर्जी की तरफ बहुत काम हो रहा है। अब अगर हम इंडिया में हैं, यहाँ पर हैं हम कहीं, तो हमारे सोलर जितने भी पैनल लगेंगे वो हमेशा साउथ की तरफ फेस करके लगेंगे, क्योंकि सूरज कहाँ, सीधी रेखा कब पड़ेगी उसके ऊपर। इंडिया में जितने भी आप सोलर प्लांट देखेंगे उनके सोलर पैनलों का मुंह दक्षिण की तरफ रखा जाता है और एक खास झुकाव के साथ रखा जाता है। वो झुकाव कितना है, जितना भी आपका लैटिट्यूड का नंबर है लगभग उतना ही, लगभग उतना ही। मान लीजिए आप यहाँ पर हम खड़े हैं तो 20 डिग्री नॉर्थ है हमारा, ये जो जिस जगह आप बैठे हो यहाँ का लैटिट्यूड का नंबर है 20 डिग्री नॉर्थ। तो 20 डिग्री नॉर्थ पे अगर हम सोलर प्लांट कोई लगाएंगे तो साउथ की तरफ फेस हो रहा होगा उसका, और ज़मीन से उसका जो एंगल है, झुकाव है, वो लगभग 20 डिग्री के आसपास होगा। एक थंब रूल के तौर पे आपको बता रहा हूँ, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई बात समझ में आई हो तो पूछ सकते हैं, सोलर कोई बात समझ में आई हो तो पूछ सकते हैं। इसमें कनेक्शंस भी समझाए जाएंगे, टूल्स एंड इक्विपमेंट्स भी समझाए जाएंगे और सेफ्टी प्रिकॉशंस भी समझाए जाएंगे। आपको 1 किलोवाट के कनेक्शन को करवा के भी दिखाया जाएगा, ठीक है। आप उसकी विद्युत कितनी पैदा हो रही है आप देख लेना, उसको सारे मेजरिंग इक्विपमेंट्स होंगे ही तुम्हारे पास ना भाई। इलेक्ट्रिशियन ट्रेड तो है यहाँ पर, तो टोंग टेस्टर मैगर वैगर सब तो हैं, आप नाप लेना उसको कितनी बन रही है, तो आपको एक पूरा आइडिया बन जाएगा कि कैसे कितनी। और ये भी देखना कि जब सुबह सुबह होती है तो कितनी विद्युत पैदा हो रही है, कितनी एनर्जी पैदा हो रही है, दोपहर को कितनी हो रही है, शाम को कैसी हो रही है। और कुछ सिस्टम ऐसे भी लगा देते हैं हम, क्योंकि ये आप समझेंगे अगर हमने फिक्स कर दिया पैनल तो सूरज देवता तो निकल गए, कभी कम रोशनी के साथ, कभी ज़्यादा रोशनी के साथ, फिर कम रोशनी के साथ। तो सन ट्रैकर नाम का एक सिस्टम लगा दिया जाता है, सन ट्रैकर। हाँ, वो सूरजमुखी बना देगा इसको, जहाँ जहाँ सूरज जाएगा वहीं वहीं वो मुड़ने लगते हैं। पर ये सिस्टम महंगे हो जाते हैं और इसमें मूविंग पार्ट्स आ जाते हैं, तो इसमें मेंटेनेंस वियर टियर बढ़ जाती है। आमतौर पर ठंडे देशों में लगाए जाते हैं, क्योंकि सोलर वहाँ पर सूरज की रोशनी इतनी नहीं आती है। वो ये चाहते हैं कि सूरज की जितनी भी रोशनी आ रही है उसका ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करें, तब जाके हम इस तरह की चीज़ों को इस्तेमाल करते हैं। सोलर ट्रैकर कहते हैं उसको। किसी को कोई सवाल हो बेटा इस जो भी मैंने अभी बताया है आप लोगों को तो पूछिए, वरना ये वीडियो तो मैं डाल दूँगा आपके ग्रुप में, ठीक है।